नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गांधी वंश की कि आखिरकार गांधी नाम आया कहां से। आइए जानते हैं तमाम जानकारी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने खानदान की शुरुआत जम्मू और कश्मीर से उनके एक पूर्वज के पलायन से की। दरअसल 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के समय कश्मीर में फारसी और संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें पंडित राज कोल के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी जब बादशाह फारुखसियर को मिली तो अपने कश्मीर दौरे पर उनकी नजर राजकोल पर पड़ी। मुगल बादशाह ने राजकोल को दिल्ली आकर बसने का न्योता दे दिया, जिसके बाद 1716 के आसपास राजकोल अपने परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गए। बदले में उन्हें मकान और जागीर दी गई। मकान नहर के किनारे स्थित था, इसलिए उन्हें नेहरू का नाम दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार कोल, जो उनका खानदानी सरनेम था, वह बदलकर कोल नेहरू हो गया और आगे चलकर कोल गायब हो गया और हम महज नेहरू रह गए। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वर्चस्व होना शुरू हो चुका था। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कंपनी ने छोटी मोटी जागीरों को हड़पना शुरू कर दिया। इन्हीं में एक जागीर राजकोल की भी थी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार जब नेहरू के नाम से पहचाने जाने लगे तो एक ऐसा डामाडोल जमाना आया कि जिससे हमारे कुटुंब के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें वह जागीर भी तहस नहस हो गई। जब यह जागीर समाप्त हुई, वहां के जागीरदार राजकोल के पौत्र मौसा राम नेहरू थे। जागीर चली जाने पर मौसाराम के बेटे लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी में वकील की नौकरी करने लगे, जबकि लक्ष्मी नारायण के बेटे गंगाधर नेहरू थे, जो कि कथित तौर पर दिल्ली में कोतवाल के रूप में तैनात थे। साल 1857 के विद्रोह के दौरान यह परिवार दिल्ली से आगरा जाकर बस गया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार 1857 के गदर की वजह से दिल्ली से, आपको बता दें, परिवार का जो सिलसिला था वो टूट चुका था। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान के तमाम कागज पत्र और दस्तावेज तहस नहस हो गए। इस तरह अपना सब कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोड़ने वाले कई और लोगों के साथ आगरा में जाकर बस गया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि 1857 के महासंग्राम से जुड़े किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में गंगाधर नाम के किसी व्यक्ति का दिल्ली में कोतवाल के रूप में तैनात होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास और संस्कृत विभाग में प्रोफेसर एस अजीउद्दीन हुसैन की पुस्तक 1857 रिविजेटेड बेस्ड ऑन पर्शियन एंड उर्दू डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दिल्ली में उस दौरान गंगाधर नाम का कोई व्यक्ति कोतवाल में था ही नहीं। आपको बता दें, दस्तावेजों के आधार पर बताया जाता है कि गदर के समय दिल्ली का कोतवाल काजी फैजुल्लाह था। लाहौर से प्रकाशित 1857 इन द मुस्लिम हिस्टोग्राफी पुस्तक के संपादक आपको बता दें एम इकराम चगाताई के अनुसार काजी फैजुल्लाह से कोतवाल नवाब मईउद्दीन नाम का व्यक्ति था, जिसे कंपनी का जासूस होने के चलते हटा दिया गया। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका अनुवाद एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। साल 1998 में प्रकाशित उस पुस्तक का नाम टू नैरेटिव्स ऑफ द म्यूनिटी इन दिल्ली था, जिसमें कहीं भी गंगाधर नेहरू का कोतवाल के रूप में तैनात होने का जिक्र नहीं है। खैर, गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे या नहीं, इस पर संशय है। पता नहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी किस आधार पर अपने दादा को दिल्ली का कोतवाल बताया है। हाँ, इतना जरूर है कि आगरा में ही गंगाधर नेहरू के सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम मोतीलाल नेहरू रखा गया। मोतीलाल के बड़े भाई नंदलाल राजस्थान की खेतड़ी सियासत में दीवान की नौकरी करते थे। आपको बता दें, बहुत सारे इतिहासकारों ने पुस्तक लिखी और एक पुस्तक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया मोतीलाल नेहरू में उन्होंने लिखा कि मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई इसी खेतड़ी रियासत में काजी सदरुद्दीन के यहाँ हुई, जो उन्हें अरबी और पर्शियन पढ़ाते थे।
मोतीलाल ने वकालत की पढ़ाई आगरा और कानपुर में की। जल्दी ही वे कानपुर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। कुछ समय बाद मोतीलाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। वीआर नंदा के अनुसार साल 1900 में उन्होंने मुरादाबाद के रहने वाले कंवर परमानंद से इलाहाबाद में एक आलीशान मकान खरीद लिया। इस मकान में एक बड़ा बगीचा और स्विमिंग पूल भी था, लेकिन मकान बेहद टूटा फूटा था, इसलिए मोतीलाल को यह मकान भी बेहद कम दामों में यानी कि मात्र 19,000 रुपए में मिल गया। मगर उन्होंने उसके पुनर्निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए। वीआर नंदा के मुताबिक मोतीलाल नेहरू ने 1900, 1905 और 1909 की अपनी यूरोप यात्राओं के दौरान इस घर की सजावट के लिए खरीदारी की, जिसमें काफी पैसा और समय दोनों खर्च किया। इस खरीदारी में महंगी कारें और अरबी घोड़े तक शामिल थे। जब मकान का पुनर्निर्माण पूरा हुआ तो उसका नाम आनंद भवन रखा गया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार उनका बचपन पिता मोतीलाल नेहरू के मुंशी मुबारक अली के साथ बीता। मुबारक अली का परिवार भी 1857 में खत्म हो गया था और वे इलाहाबाद आकर बस गए थे। मुबारक अली और जवाहरलाल नेहरू के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने बचपन का सबसे भरोसे का आदमी कहकर संबोधित किया। बतौर जवाहरलाल नेहरू घंटों उनके पास लेटे लेटे अली पलेला और अन्य कहानी किस्से सुना करते थे। इंदिरा नेहरू का जन्म कश्मीर से दिल्ली फिर आगरा होते हुए इलाहाबाद तक के सफर में राजकोल से लेकर मोतीलाल नेहरू तक यह परिवार भारतीय राजनीति में एक परिचित नाम हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक सक्रियता से स्कूल नेहरू परिवार की ख्याति और बढ़ गई। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी का 19 नवंबर 1917 को जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा नेहरू रखा गया। इंदिरा को घर में इंदु और प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। जब इंदिरा नेहरू की मां कमला नेहरू इलाहाबाद में राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, तब उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो उस समय छात्र हुआ करते थे। साल 1931 के आसपास इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब बात करते कि आखिरकार ये फिरोज गांधी कौन थे। कांग्रेस नेता शशि भूषण अपनी पुस्तक फिरोज गांधी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं कि फिरोज का जन्म 12 सितंबर 1912 को एक फारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जागीर फरेदून और मां रत्तीमई थी, जबकि इंदिरा गांधी की सबसे लोकप्रिय जीवनी लिखने वाले कैथरीन फ्रैंक ने कहा कि नेहरू गांधी ये एक सच्चाई है कि फिरोज गांधी का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसके अलावा दूसरी एक सच्चाई ये भी है कि बंबई के फारसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में 12 सितंबर 1912 को रत्तीमई ने किसी लड़के को जन्म नहीं दिया, इसलिए उनकी सगी मां शिरीन हो सकती हैं। दरअसल फिरोज का जन्म तो बंबई में ही हुआ और आपको बता दें कि अधिकतर किताबों और रिसर्च में पाया गया कि रत्तीमई ही उनकी मां है, मगर कैथरीन इस तथ्य को नकारती है। वहीं आपको बता दें कि जब फिरोज 7 महीने के थे तो उनकी मां की बहन यानी मौसी डॉक्टर शिरीन ने गोद ले लिया था उनको। आपको ये भी बता दें कि फिरोज से जुड़े कई लोगों ने मुलाकात भी की है। दरअसल वे फिरोज को गोद लेने वाले तथ्य से संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें कि अविवाहित थी जिन्होंने उनको गोद लिया था, लेकिन उनकी इलाहाबाद के एक वकील राज बहादुर कमला प्रसाद से बहुत गहरी दोस्ती थी। आपको बता दें वर्टिल को मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर शिरीन का विवाह नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने गर्भ धारण किया और वे पूरे 1 साल तक इलाहाबाद से बाहर रही। वर्टिल ने अपनी पुस्तक में फिरोज गांधी के जन्म प्रमाण पत्र को भी प्रकाशित किया है। इसमें पिता का नाम जागीर फैरदून गांधी और मां का नाम रत्तीबाई यानी कि रतनबाई लिखा गया। इसके बावजूद भी वर्टिल लिखते हैं कि यह प्रमाण पत्र प्रमाणिक तो नजर आता है, लेकिन यह मामले पर पर्दा डालने की कोशिश भी हो सकती है। जो भी हो, इस समस्या को अभी तक अनसुलझा हुई है, इसको सुलझाया नहीं जा सका है। अब बस डीएनए के माध्यम से ही इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता था। अब आपको बता दें कि उनके सामने 2 बिंदु थे। फिरोज के माता पिता का नाम रत्तीमई और जागीर फैरादून गाड़ी था। उन्होंने फिरोज को शिरीन को गोद दिया। दूसरा, फिरोज की मां शिरीन भी थी, लेकिन वे अविवाहित थीं और सामाजिक बदनामी के चलते उन्होंने फिरोज के दस्तावेजों में माता पिता का नाम रत्तीमई और जागीर लिखवा दिया। अब यह तो पक्का है कि फिरोज फारसी ही थे और उनका बचपन इसी धर्म के अनुसरण से बीता। उनके रिश्तेदार और भाई बहन सभी फारसी ही थे। एक बात और,
फिरोज की पढ़ाई लिखाई और विवाह संबंधी सभी निर्णय डॉक्टर शिरीन ही लिया करती थी। फिरोज ने गांधी सरनेम कहां से लिया, आपको ये बता दें, फिरोज के असली माता पिता के साथ साथ उनके द्वारा अपने नाम के आगे गांधी सरनेम लगाना भी एक पहल ही बन चुका था। आमतौर पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम दिया। वैसे कभी ऐसे सरनेम दिया तो नहीं जाता। अगर फिरोज को महात्मा गांधी ने गोद लिया होता तो यह संभव हो सकता था। वहीं महात्मा गांधी और अन्य किसी लेखक ने भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के बयान को देखा जा सकता है, जो कि उन्होंने 25 दिसंबर 1933 को इलाहाबाद में दिया था। यह द लीडर अखबार में भी प्रकाशित हुआ। उसमें वे श्री फिरोज गांधी नाम का जिक्र करते हैं, यानी जब फिरोज मात्र 21 साल के थे तभी उन्होंने अपने नाम के आगे गांधी लगाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, फिरोज पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। फिरोज ने भारत स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही हिस्सा लिया था, मगर डॉक्टर शिरीन को फिरोज की यह गतिविधियां काफी पसंद नहीं आती थी और उनका पूरा जोर फिरोज की पढ़ाई लिखाई पर ही रहता था। अंततः 1931 में मोतीलाल नेहरू के निधन होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो डॉक्टर शिरीन ने महात्मा गांधी से मुलाकात कर कहा कि आप फिरोज से कहें कि वह अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे, न कि स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों पर। इस पर महात्मा गांधी ने उन्हें जवाब दिया कि अगर फिरोज जैसे 7 लोग मुझे और मिल जाए तो मैं 7 दिन में आजादी दिलवा दूंगा। इस वाक्य का जिक्र फिरोज गांधी से जुड़ी लगभग हर पुस्तक में हम देख सकते हैं। शायद यहीं से फिरोज ने अपने नाम के आगे गांधी लगाना शुरू कर दिया होगा और वह लोकप्रिय हो गए। इसलिए यह एक गलत अवधारणा है कि जब फिरोज की शादी इंदिरा नेहरू से हुई तो महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम दिया था। इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी का विवाह, फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू अपनी पढ़ाई के चलते कुछ समय लंदन में एक साथ रहे। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों भारत लौट आए। भारत लौटते ही इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से कहा कि वे फिरोज से शादी करना चाहती हैं। हालांकि नेहरू को इस शादी से कभी कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने यह बात इंदिरा को भी स्पष्ट कर दी। दरअसल उनका कहना था कि शादी एक व्यक्ति से होती है, न कि पूरे परिवार से। इसलिए 26 जनवरी 1942 को दोनों की सगाई करवा दी गई। क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसलिए सामाजिक दबाव भी बहुत अधिक था। इस संदर्भ में महात्मा गांधी को कई पत्र प्राप्त हुए जो कि गुस्से और गालियों से भरे होते थे। हालांकि महात्मा गांधी इस विवाह के एकदम पक्ष में थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा और फिरोज अपना अपना धर्म बदल ले। यह बात उन्होंने सेवाग्राम से 2 मार्च 1942 को सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं हमेशा इस बात का घोर विरोध करती हूँ और अब भी हूँ कि स्त्री पुरुष विवाह के लिए अपना धर्म बदले। धर्म कोई चादर या दुपट्टा नहीं कि जब चाहा ओढ़ लिया, जब चाहा उतार दिया। इस मामले में धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी के सिर्फ कहने भर से यह संभव नहीं था। इसके लिए धार्मिक और कानूनी दोनों पक्षों का भी देखना जरूरी था। इसलिए महात्मा गांधी ने विवाह की तैयारियों पर बातचीत के लिए जवाहरलाल को वर्धा बुला लिया। यहाँ उन्होंने जवाहरलाल को एक विवाह की विधि सहित दिल्ली के रहने वाले लक्ष्मीधर शास्त्री के बारे में बताया, जो यह विवाह संपन्न करवा सकते थे। शादी के बाद इंदिरा नेहरू अपना नाम इंदिरा गांधी लिखने लगी। पुप्पल जयकार की पुस्तक इंदिरा गांधी एंड इंटीमेट बायोग्राफी के अनुसार फिरोज 1946 से 1952 के बीच लखनऊ में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को कभी कभी मिलने भी आते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की शादी में पड़ रही दरार को भांप लिया था, लेकिन उन्होंने कभी पूछताछ नहीं की। उधर इंदिरा ने भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी वैवाहिक जीवन में दखल देने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को फर्स्ट लेडी का आधिकारिक दर्जा मिला, जबकि फिरोज को प्रोटोकॉल उतना नहीं मिलता था और यह बात उन्हें खटकती थी। इसलिए गुस्से में और अपमानित होकर उन्होंने सभी ऑफिशियल कार्यक्रमों में शामिल होना ही छोड़ दिया। फिरोज पहली और दूसरी लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए थे और उन्होंने वहां अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास किया, जबकि इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए संगठन यानी कांग्रेस पार्टी की राह चुनी। पुप्पल जयकार के अनुसार इंदिरा गांधी के बढ़ते कद से दोनों के रिश्तों में और अधिक खटास आ गई। अब फिरोज न सिर्फ उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने लगे, बल्कि दूसरी महिलाओं के साथ खुलकर दोस्ती बढ़ाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जब फिरोज गांधी अपनी मृत्यु के एकदम करीब थे, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने को कहा। अगले दिन आपको बता दें कि इस बात को बहुत अधिक हाईलाइट भी किया गया कि फिरोज का हिंदू परंपरा से संस्कार किया गया है। हालांकि उन्होंने किसके आगे यह कहा, इसकी कोई स्पष्टता तो नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार तो उन्होंने अपना धर्म कभी बदला ही नहीं था और इंदिरा गांधी के साथ उनका उतार चढ़ाव भरा रिश्ता भी एक बड़ी बात थी। दरअसल इंदिरा और फिरोज की शादी का सिविल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था।
कुछ लेखकों ने इस बात का दावा किया कि दोनों ने अपनी शादी को कानूनी रूप से मान्यता दिलवाई, मगर इस तथ्य में सत्यता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। वे कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि क्योंकि उन्हें लगता था कि फारसी और वैदिक तरीकों में बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए महात्मा गांधी से बात करने के बाद शादी की विधि भी इस प्रकार बनवाई गई जिससे आगे कोई दिक्कत ना आए। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि गांधी परिवार का सरनेम का जो इतिहास था वो क्या था, आखिरकार कितनी बड़ी है बापू की फैमिली, राहुल, प्रियंका, फिर चाहे सोनिया, फिर नेहरू फैमिली से ही हैं, और कहां से आया गांधी नाम, नेहरू गांधी परिवार का पूरा सफर कैसा रहा, कब, कहां और कैसे शुरुआत हुई, ये तमाम जानकारी दी हमने आज के खास कार्यक्रम में। देश न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।